स्वर्ण लोग जो मुट्ठी भर है उनको 10% आरक्षण की मांग होती है, बड़ी आसानी से दे दिया जाए। बात करते हैं आरक्षण के खिलाफ है, वो पहले जो मंदिरों में सदियों से आरक्षण ले रहे हैं ना, अपने आरक्षण को चिड़, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे पहले आरक्षण ले रही है। भी कलम और कैमरा पे बंदूक का साया है, सरकार का अंकुश लगा हुआ है। देखिए, इस प्रकरण से बिल्कुल साफ हो जाता है, इस प्रकरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। दिल्ली के जो 4 पत्रकारों को उनको उठा के डाला गया है, एक एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी उनको उठा के डाला गया और तमाम 3 लोग थे। तो बताइए ये क्या कोई गुनाह कर रहे थे? अपने हक अधिकारों की मांग ही तो उठा रहे थे। आपके साथ में जो रिटायर्ड ऑफिसर भी गए हैं, एसआर दारापुरी जी, हमारे साथ में एसआर दारापुरी जी थे, जो राइटर हैं सिद्धांत जी थे, एसके निराला जी थे और ऋषि कपूर जी थे, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी थे, मनोज अंतानी जी थे, संतोष जी थे और एक पत्रकार रमेश जी थे। तो कुल मिलाकर हम 9 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन अगले दिन जब अखबार आया, अखबार में जब पढ़ा तो हमने देखा कि सारी चीजें उसमें अनाप शनाप जो गोरखपुर की मीडिया उसने लिखी है कि इन लोगों को देश से फंडिंग होती है, ये लोग ये है, मतलब उल्टा सीधा सारा, एक भी पॉजिटिव चीज हम लोगों के बारे में नहीं। वो बहुजन संगठन है, पहले तो मैं कह दूं वो बहुजन संगठन नहीं है, वो सिर्फ महान पुरुषों के नाम पे अपनी अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, अपना अपना नाम गमा रहे हैं और अपना अपना एक चंदे की दुकान खोल रखी है। 22 दिन उत्तर प्रदेश सलाखों में रह के आई गोरखपुर की में, लेकिन बताइए कितने नेताओं ने मेरे लिए आवाज उठाई, कितने संगठनों ने आवाज उठाई। ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए जीने वाले लोग हैं। अगर इनमें इतनी एकता या समर्पण का भाव होता तो मैं कहती हूँ आज जो 90-95% समाज है ना, बहुजन समाज, ये एकत्रित होता और इस देश की सत्ता में 2024 में मुंह तोड़ इन मनुवादियों का जवाब देता और दिखाता कि देखिए हमारी ताकत जो संख्या जितनी है उससे बढ़कर हमारी ताकत है। लेकिन ये अपनी ताकत को आज भी नहीं समझ पा रहे। संविधान को बचाने के लिए सिर्फ बहुजन लोग आते हैं, SC/ST लोग आते हैं, जबकि संविधान पूरे देश में सबके लिए लागू है, सबके लिए काम करता है। आखिर इन्हें क्या पड़ी है दलितों को संविधान बचाने के लिए? देखिए, अगर मैं बात करूं जिस तरह से आपने कहा कि बहुजन समाज के लोग आते, आज हक अधिकार किसके छिन रहे हैं? किसके छिन रहे? स्वर्ण लोग जो मुट्ठी भर है उनको 10% आरक्षण की मांग होती है, बड़ी आसानी से दे दिया जाता है। लेकिन जो आरक्षण बहुजन समाज से आने वाले लोगों को दिया है उसमें अगर मैं डिवाइड करूं, SC का अलग है, OBC का अलग है, ST का अलग है, उस आरक्षण की अगर ये देखिए क्या आरक्षण आपको मिल रहा है या मुझे मिल रहा है, या जो लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण, उनको आरक्षण वहाँ काउंट तो कर दिया लेकिन आरक्षण सही रूप में नहीं मिल रहा है। आज मैंने UPSC का टेस्ट क्लियर कर दिया, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, जब मेरी जाति मेरे आगे आती है ना, तो मेरे इंटरव्यू में वही 2 या 4 नंबर मुझे दे दिया जाता है। तो आंदोलन कौन करेगा? वही तो करेगा ना जिसको पीड़ा होगी। तो आज जिन लोगों को पीड़ा है वो आंदोलन करे, और जिन लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ मिल रहा है उन्हें पीड़ा करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो यहाँ पर कहना चाहूँगी तमाम लोगों से जो खासकर आरक्षण चिल्लाते हैं या जिस तरह से बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के खिलाफ है, वो पहले जो मंदिरों में सदियों से आरक्षण ले रहे हैं ना, अपने आरक्षण को चिड़, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे पहले आरक्षण ले रही है। हमें तो संविधान के तहत आरक्षण मिला, आप तो उससे पता नहीं कितनी सदियों से पहले आरक्षण, आप अपना आरक्षण छोड़िए। और इस आरक्षण के नाम पर या जो भी समस्या है इस देश में हम उत्पन्न हो रही है देख रहे हैं, तो देखिए बहुजन समाज के लोगों का ये दायित्व है और वो उठा रहे हैं, क्योंकि अत्याचार शोषण उन्हीं के ऊपर हो रहा है, किसी और के ऊपर नहीं हो रहा है। गोरखपुर रिपोर्टिंग करने के लिए, जमीन के लिए जो आंदोलन चल रहा था गोरखपुर में, वहाँ आपको सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। आखिर आपका क्या अपराध था? आप तो रिपोर्टिंग करने गए थे गोरखपुर में। देखिए, मेरा अपराध सबसे पहले यह है कि मैं बहुजन पत्रकार हूँ, दूसरा मेरा अपराध है मैं महिला हूँ, तीसरा मेरा अपराध है कि मैं उन सत्ताधारी लोगों की आंखों में सवाल डालकर सवाल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि जो हक अधिकार आप आम जनता के छीन रहे हैं, आप वो हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे। मैं उनसे बिल्कुल सवाल करती हूँ, जब इस देश की जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया तो अपने हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बिठाया, ना कि उनके हक अधिकार को छीनने के लिए बिठाया। जब आप इस तरह के सवाल उनसे करेंगे, चाहे तो मैं पत्रकार हूँ या आप पत्रकार हैं, अन्य पत्रकार हैं, वो उनको चुभेंगे। और चुभने का कारण बस यही है कि आप उनसे सवाल कर रहे हैं और इस देश में जो भी सवाल करेगा उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन विडंबना वही है ना कि सवाल करने वाले लोग इनको चुभते हैं, लेकिन जो लोग लगातार इनको कुछ भी कहते हैं, इनके चमचे बने रहते हैं, कुछ भी इनके तलवे चाटते रहते हैं, वो इनके बड़े फेवरेबल होते हैं। तो इसलिए सवाल करने वाले लोग तो चुभेंगे। और वही कारण मेरे लिए भी रहा, क्योंकि पूरे दिन आंदोलन चला, हमने कवरेज किया, बड़ा पीसफुली रहा। हमने वहाँ के जो SDM है उनका भी इंटरव्यू लिया, DM थे उनका भी इंटरव्यू, तो मतलब तमाम पदाधिकारियों का हमने इंटरव्यू लिया। उसके बावजूद मतलब पूरा आंदोलन पीसफुली खत्म हुआ और हमें होटल से अरेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात देखिए, जब वहाँ पर हमारी जो मतलब FIR होती है उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई हमने इनको कैंट से अरेस्ट किया है, जबकि रात को मतलब पूरी रात हमें परेशान, काफ़ी समस्याएं रही। हमें सुबह 6 बजे आके, मैं और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी थे, वहाँ पर और भी लोग थे, हम 3 लोग थे होटल से, हम 3 लोगों को सुबह अरेस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ बनने वाले या जनता की आवाज़ बनने वाले पत्रकारों को किस तरह से सलाखों में डाला जा रहा है। लेकिन आप पे 307 का मुकदमा बना हुआ है,
क्या आपने हमला किया था, जानलेवा हमला अधिकारियों पर? देखिए 307 का जो मुकदमा लगाया है, मैं आपको बता दूं, आप अगर नेट से एफआईआर की कॉपी निकालेंगे, जो एफआईआर दोपहर तक थी उसमें 307 इंक्लूड नहीं है, बाद में सप्लीमेंट करके उसको शाम को इंक्लूड किया गया। और जो 307 लगाई, पहले वो सबूत तो दिखाएं जिन लोगों ने लगाए। अगर मैं आपके ऊपर कोई अत्याचार शोषण कर रही हूँ, आपका गला दबा रही हूँ, 10-20 लोग मिलकर आपका गला तो आपके पास कोई तो एविडेंस होगा। वहाँ इतनी तमाम फोर्स थी, उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? एक भी वीडियो ऐसी नहीं है, बल्कि हमारे पास में पूरे आंदोलन की एक वीडियो है। एक व्यक्ति जो कर रहा है उसकी वीडियो, वहां पर एक पत्ता भी नहीं टूटा। वो तो बात करे कि हमने उनको जान से मारने का प्रयास किया है। आरोप है कि आप दिल्ली से गए वहां उकसाने के लिए लोगों को, आपने पब्लिक को उकसाया, महिला को उकसाया, जो सरकारी कार्य में बाधा डाली और आपने दस्तावेज जो है छेड़े हैं सरकार के। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस आम जनता की आवाज गोरखपुर की जो मीडिया है वो बनती, तो शायद इस दिल्ली से मीडिया को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्रकार नहीं थे गोरखपुर में? अगर पत्रकार होते तो ये खबरें चलाते नहीं क्या? इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी मतलब हजारों की संख्या में वहां पर लोग थे। कहाँ थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जो पत्रकारिता की फील्ड में काम करने वाले लोग? एक भी चैनल वाला दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो चैनल वाले कब दिखाई दिए? जब हम 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, तब वो पत्रकार निकल के आते हैं हमें हाँ, हमें मुलजिम ठहरा दिया कि भाई इन्होंने ये तोड़फोड़ किया, इन्होंने सरकारी संपत्ति को तहस नहस किया, इन्होंने दस्तावेज फाड़े, इन्होंने एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास। तो आप समझ सकते हैं वो मीडिया उस दिन कहाँ थी जब वहां पर बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों के लिए सुबह से विदेश से फंडिंग हुई है आपको। देखिए जिन्होंने जो ये आरोप लगा रहे विदेश से फंडिंग है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि आप सारा डाटा हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए मैं कितनी विदेश से फंडिंग है। विदेश से फंडिंग जिन लोगों को होती है उनका कोई नाम भी नहीं लेता है, और विदेश से फंडिंग होने की बात जो लोग कर रहे हैं, कम से कम सबूत तो दिखाएं, उनका कोई आधार तो होना चाहिए। बिना आधार के और झूठे केस लगा के उसमें डाल देना जेल में, ये कोई समाधान नहीं है। और ये हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुनते थे, योगी के बारे में सुनते थे कि वहां पर इतनी गुंडागर्दी है, लेकिन ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है इस देश में, मीडिया की आवाज को किस तरह से दबाने का काम किया जाता है। क्या गोरखपुर में भी कलम और कैमरा पे बंदूक का साया है, सरकार का अंकुश लगा हुआ है? देखिए इस प्रकरण से बिल्कुल साफ हो जाता है, इस प्रकरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। दिल्ली के जो 4 पत्रकारों को उनको उठा के डाला गया है, एक एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी उनको उठा के डाला गया, और तमाम 3 लोग थे। तो बताइए ये क्या कोई गुनाह कर रहे थे? अपने हक अधिकारों की मांग ही तो उठा रहे थे, और पत्रकार सिर्फ उन लोगों की आवाज बन रहा था। अगर किसी की आवाज बनना गुनाह है तो मैंने वो गुनाह किया, मैं मानती हूँ। और ये जो लोग कह रहे हैं फंडिंग कराए, जो भी कुछ कराए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा का पूरा मुकदमा झूठा लगाया। मैं तो कहती हूँ कि अभी आगे लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपके साथ में जो रिटायर्ड ऑफिसर भी गए हैं, एसआर दारापुरी जी, हमारे साथ में एसआर दारापुरी जी थे, जो राइटर हैं सिद्धांत जी थे, एसके निराला जी थे, और ऋषि कपूर जी थे, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी थे, मनोज अंतानी जी थे, संतोष जी थे, और एक पत्रकार रमेश जी थे। तो कुल मिलाकर हम 9 लोग अरेस्ट हुए थे, और 9 लोगों की बेल जो हमारी 22 दिन के बाद हुई है। तो हमें पता है कि हमने कितना मतलब वहाँ पर जो झेला है। ठीक है, 22 दिन जो जेल में रहे उनका थोड़ा अनुभव बताइए कि आप दलित पत्रकार है, दलित एक्टिविस्ट है, कैसे आपको रिएक्ट किया गया अंदर जेल में? जब आपको पता होगा आपके बारे में, जो अन्य कैदी होते हैं वो भी जान लिए होंगे आपके बारे में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा दिन हमें मतलब कुछ नहीं पता चला कि कहाँ उठा रहे, क्या उठा रहे, क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में कुछ नहीं पता। रात को 1 बजे हमें जेल में डाल दिया गया ले जाके। और जब, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी विडंबना ये थी, क्योंकि मैं एक महिला, और महिला को फिजिकली होने के नाते बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये लोग तो 8 लोग थे, एक बैरिक में बंद थे, जो पुरुष बैरिक था, मुझे महिला बैरिक में डाला गया। और वहाँ पर जिस तरह का माहौल था, माहौल देखिए आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी ये था कि जितने भी हम 9 लोग थे फेमस पर्सनालिटी के तौर पे मतलब, लेकिन अगले दिन जब अखबार आया, अखबार में जब पढ़ा, तो हमने देखा कि सारी चीज़ें उसमें अनाप शनाप जो गोरखपुर की मीडिया उसने लिखी हुई है कि इन लोगों को देश से फंडिंग होती है, ये लोग ये है, मतलब उल्टा सीधा सारा। एक भी पॉजिटिव चीज़ हम लोगों के बारे में नहीं लिखी थी। और जेल का जो प्रकरण रहा वास्तव में मेरे लिए बहुत दुखदायी रहा। क्योंकि मैं खुद बता दूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बाहर जो आंदोलनकारी लोग थे उसमें इतनी तमाम महिलाएं थी, वो हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रही होंगी, और मुझसे जेल में कोई मिलने भी नहीं आया। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा पीड़ा रही। और ये पीड़ा होने का कारण ये था कि जिस आम जनता से हम उम्मीद लगाए, या जिन बहुजन नेताओं से हम उम्मीद लगाते हैं, जिस बहुजन मीडिया से हम उम्मीद लगा के बैठे, क्योंकि हमें जेल में कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुलजिम के तौर पर जेल में कैसे रिएक्ट किया गया था? आम कैदी के तौर पे या कुछ अलग से रखा गया था आपको? नहीं, बिल्कुल अलग से नहीं रखा गया। जिस तरह से आम कैदी रखे जाते तो उसी तरह से हमें खाना मिलता था, उसी तरह से हमें रखा गया। कोई भी ऐसी सुविधा हमें प्रोवाइड नहीं करी गई जो करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया का होने के नाते जो वहाँ पर कुछ ऐसा होता था व्यवहार, वो मेरे साथ में व्यवहार नहीं हुआ। और एज ए कैदियों की तरफ से बड़ा रिस्पेक्टफुली मुझे व्यवहार सबका मिला, और जो पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बड़ा समाज है बहुजन समाज। 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, कांशीराम जी के नाम पर। उनमें से किसी ने समर्थन किया हो, सपोर्ट किया हो आपको जेल में जब वहाँ पर मिलने के दौरान, या कुछ आर्थिक सहायता या कानूनी सहायता दी हो अभी तक?
देखिए, जो बहुजन संगठन है, पहले तो मैं कह दूं वो बहुजन संगठन नहीं है। वो सिर्फ महान पुरुषों के नाम पे अपनी अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, अपना अपना नाम गमा रहे हैं और अपना अपना एक चंदे की दुकान खोल रखी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जो संगठन बात कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के नेता कहते हैं कि हम समाज के चिंतक हैं, एक भी व्यक्ति मुझसे जेल में नहीं मिले हैं 22 दिन छोटे मोटे दिन नहीं होते, 22 दिन बहुत बड़ी संख्या है। और 22 दिन तक लगातार एक महिला के लिए, और वो भी वो महिला जो कभी चुप नहीं बैठ सकती, जो हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। संगठन करते क्या है? राजनीति चमका रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी अब चुनाव आएंगे, देखना किसी को कहीं से मिलेगा प्रलोभन, किसी से कहीं मिलेगा, ये दिखाएंगे हमारे पीछे भीड़ है, उस भीड़ का हिस्सा दिखा के इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन दुख यही बात का है कि जिन लोगों को मीडिया के माध्यम से हीरो बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है, और तमाम ऐसे लोग रहते हैं। दिल्ली में एक प्रकरण हुआ था, मैं बिल्कुल साफ करूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, जब उस पर क्या नाम है, कौन सा था वो, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी दी। हाँ, वो डॉक्टर तनलाल, हाँ, उनको एक छोटी सी टिप्पणी करी उन्होंने और उनको मतलब अरेस्ट किया गया और उनको तभी छोड़ दिया गया था, ज़्यादा टाइम नहीं। लेकिन हमें अरेस्ट किया गया और फिर 22 दिन के लिए हमें जेल भेजा गया। वो तो शुक्र है कि हमारी जमानत हो गई थी, अगर हमारी जमानत नहीं होती तो हम तो पड़े रहते। सरकार से ये लोग देखिए, जहाँ तक डरने वाली बात है, जब अपने लिए हक अधिकारों की बात आती है तब क्यों इतने स्वतंत्र रूप से ये लोग बोलते हैं, चाहे उसमें तमाम बहुजन नेता हो, प्रोफेसर्स हो, बुद्धिजीवी हो या बहुजन मीडिया हो, तब ये लोग अपने लिए क्यों बोलते हैं। क्या है फ्यूचर में, क्या मुकदमा किस तरफ जाएगा, बचेगी जान आपकी? देखिए, मुकदमा किस तरफ बचेगा, क्योंकि हमें संविधान पे पूरा भरोसा है और हम संविधान के अनुयायी हैं। लेकिन जिस तरह से आवश्यकता में बैठे हुए लोग हैं, जिस मानसिकता के लोग हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब हमें झूठे केस में अंदर डाल सकते हैं, 22 दिन तक सलाखों के पीछे रख सकते हैं, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हमें, क्योंकि 307 लगाई, 307 में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी मैं उन लोगों को कह दूं कि मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ, मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ और मैं अंजाम की परवाह बिल्कुल नहीं करती। जो होगा वो देखा जाएगा, परिणाम सबके सामने होगा। कुछ लाइफ में परिवर्तन, मतलब कुछ बदलाव आएगा, जिस तरह आपको तारीख पे जाना पड़ेगा वहाँ, या देखिए, लाइफ में परिवर्तन बहुत आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन, पूरे मामले से सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि 22 दिन हम जेल में रहे, पूरे हमारे चारों चैनल ठप हो गए, सारी आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई, बच्चे को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और अभी तक मतलब चैनल उठ नहीं पाए हैं। क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, देखते हैं किस तरह से, और खासकर जो मनुवादी मीडिया है, उन्होंने तो हमारा पूरा का पूरा गला दबा रखा है। और अब कोर्ट में आना जाना, आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर अगर एक व्यक्ति जाता है तो आने जाने में कम से कम 6-7 हज़ार रुपये एक व्यक्ति के लगते हैं, और हम तो जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आखिरी सवाल आपसे, बहन जी की तरफ से कुछ ट्वीट वगैरह आया? देखिए, बहन जी की तरफ से या तमाम बहुजन नेताओं की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया, मैं बिल्कुल साफ कर दूं। और मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं खुद जागरूक हूं, मैं लड़ सकती हूं अपने हक अधिकारों को। लेकिन एक उम्मीद थी मुझे, उम्मीद सिर्फ इसलिए थी कि हम जिस बहुजन समाज की आवाज़ उठाते, जिस बहुजन समाज के आवाज़ बनते, वही बहुजन समाज के लोग, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, पता बहुत सारे लोगों को था। जैसे मैं बाहर आई, मैंने पोस्ट डाली, तब पता सबको था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक भी व्यक्ति ने, जो बहुत नज़दीक भी रहे या राजनीति में बहुत नज़दीक है या धार्मिक संगठनों में भी या सामाजिक संगठन जो हमारे बहुत नज़दीक, उन लोगों तक ने एक पोस्ट तक डालने का भी प्रयास नहीं किया। क्या समझ सकते हैं? चंदे की दुकान खुल गई है कि कागजी हैं सारे संगठन, पैसे उगाने वाले हैं, ये क्या कहना चाहोगे इनके लिए? देखिए, अगर ये लोग चंदे उगाने की दुकान ना होते, कागजी संगठन ना होते, मैं कहती हूँ इस देश पर राज कर रहे होते। ये इनका सिर्फ यही मोटो है कि अपने संगठन दिखाकर, अपने पीछे कुछ भीड़ दिखाकर फिर ये पार्टियां बना लेते, फिर ये चुनाव लड़ते हैं, फिर ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमें इन लोगों से सीख भी लेनी पड़ेगी। और खासकर मैं यहाँ पर बहुजन मीडिया से भी एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी को भी हीरो बनाने से पहले ये सोच ले कि आप किस व्यक्ति को हीरो बना रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत लोगों को भी कहीं ना कहीं इतना प्रसारित कर देते हैं कि जब वो प्रसारित हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर जब उसके खिलाफ जाकर तो शब्द भी बोलते हैं तो उल्टा उन्हीं मीडिया वाले कर्मियों को भारी पड़ता है। तो इसलिए सोच समझकर हम काम करें, हम निष्पक्ष तरीके से काम करें। ये हमारी ड्यूटी है कि कोई भी खबर चलाए तो उसको पूरी निष्पक्षता के साथ चलाएं।